आप तो समझ जाओ कि तुम लोग के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या लॉस है ना। पूरा ज़रूर देखना। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा, विल इजीली एबल टू स्कोर 160 प्लस। Hello everyone, welcome to my channel. I'm Opportunity Homika in pursuing second year in Music at AIMS Kalyani and in NEET 2021 my all India rank was 789 with a score of 681. So ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा अगर वो हर पॉइंट्स को तुम्हें फॉलो कर लिए तो आई कैन एश्योर यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 160 प्लस इन नीट। मे बी इट इज़ 2024 और 2023, बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। ओके, so do subscribe to my channel and share this video among your friends so that I can also get the motivation to make more such videos. So without wasting time, let's move on to the video. Okay, so basically in this video we are going to just discuss about the strategy for the NEET chemistry. So as you all know, the NEET का chemistry तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इन तीनों केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट अप्रोच तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों जो केमिस्ट्री है उसका मेथोलॉजी भी डिफरेंट है। सो दैट्स वाई तुम्हारा जो अप्रोच है उसको भी थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो नीट में तुम लोग देख लिया कि नीट 2023 में जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ आएगा था रिलेटेड टू द ऑल अदर सब्जेक्ट, बट स्टिल तुमने देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही आया था, जो भी क्वेश्चन आया था वो भी एनसीईआरटी से ही था। तो इसलिए अगर एनसीईआरटी को पढ़ लिए तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो, बट वो ये गारंटी है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। एनटीए जब तक क्वेश्चन करेगा एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। तो मेक श्योर यू रीड एनसीईआरटी केयरफुली। तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग, इवन यू कैन स्कोर 180 आउट ऑफ 180, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट तुम्हें डिलीजेंटली फॉलो करना पड़ेगा जो जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए जो हो सकता है कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है तो थोड़ा ट्रिकी आ सकता है कोई सब्जेक्ट, बट फिर भी वो एनसीईआरटी से ही आएगा, ये गारंटी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री इज़ मोस्टली लाइक फिजिक्स में पता ही है। तो होप तुम लोग के जो फिजिक्स का वीडियो में डाला था 2 दिन पहले तो उसको ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं सबसे आई थिंक इट्स नेचुरली इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। उसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया था कैसे फिजिक्स को अप्रोच करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोच इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट लाइक ऑफ फिजिक्स। तो तुम्हें नोट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके क्या आएगा फॉर्मूला, एंड फाइनली इन द क्वेश्चन देयर विल बी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन विच विल बी डिपेंडेंट ऑन दोस फार्मूला। तो फिर वो बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद तुम्हें फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और फार्मूला अप्लाई करके तुम्हें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि सिर्फ फार्मूला करने से काम नहीं आएगा। क्योंकि एटलीस्ट अगर 15 क्वेश्चन आएगा तो उनमें से 3-4 क्वेश्चन थियोरिटिकल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन रहेगा। तो इसलिए तुम्हारा जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा। और सरफेस केमिस्ट्री के लिए तो पता ही है, इट्स नॉट कोई उसमें तो फार्मूला भी नहीं है, वो तो पूरा थियोरिटिकल बेस है। सरफेस केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना है, एनसीईआरटी का जो चार्ज दिया रहता है वो चार्ज भी अच्छे से देखना है, और जो थियोरिटिकल पॉइंट जो वैल्यू दिया रहता है उसको भी देखना है, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी का वैल्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है सरफेस केमिस्ट्री के लिए। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री को एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दो वजह से फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर बट रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू करना मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नोट डाउन द टफ एंड न्यूमेरिकल्स। पीवाईक्यू करने के बाद जो तुम्हें टफ लगता है वो सब न्यूमेरिकल्स को तुम्हें कॉपी भी करना पड़ेगा टू योर नोट। ओके, तो ये सब करना। सो वंस यू डू दैट, नाउ व्हाट यू टू डू इज मैं एक शॉर्ट नोट, जैसे कि मैं फिजिक्स के लिए बोला था, ये शॉर्ट नोट्स बनाना, जिसमें क्या होगा, शॉर्ट नोट्स विल इंक्लूड द बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड द न्यूमेरिकल। जो जो गलती किया उनके पीछे क्या अप्रोच था, तुमने क्या गलती की, वो सब भी शॉर्ट नोट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना ज़रूर। और अब क्या नेक्स्ट चीज़ है एन सी आर टी। एन सी आर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एन सी आर टी आई विल नॉट से इज अ मस्ट थिंग, बट हाँ एन सी आर टी में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया रहता है, सॉल्व एग्जाम्पल को देखना मस्ट है। क्वेश्चन देखे फर्स्ट खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना। सॉल्व एग्जाम्पल इज अ मस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। और कि अगर थ्योरी तुम्हारे पास टाइम है एडिक्वेट, अगर तुम्हारा नोट्स कोचिंग
मॉड्यूल, न्यूमेरिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, फास्ट ईयर क्वेश्चन, ये सब कर लिए, फिर भी तुम्हारे पास टाइम है, देन यू कैन ऑफ कोर्स, क्योंकि पढ़ने लॉस तो नहीं होगा, एटलीस्ट तुम लोग को ऐसे पढ़ भी जाए तो लॉस नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे पास अगर टाइम है तो यू कैन रीड द थ्योरी ऑल्सो, सो इट्स ए ऑप्शनल। बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं, बट मेक श्योर सॉल्व एग्जाम्पल तो ज़रूर करना, ओके। अब क्या, बट हाँ, जो मैं बोल दिया था कि सरफेस केमिस्ट्री लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, ये ज़रूर, और फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज पॉसिबल, बिकॉज जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फॉर्मूला भी याद रहेगा और तुम्हें पता भी चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसलिए कोई भी सोर्स फॉलो करो, फर्स्ट तो पीवाईक्यू पढ़ना, फिर सोर्स के बाद से कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, वेदर इट्स कोचिंग मॉड्यूल और कोई अगर अदर बुक हो, जो भी हो तुम्हें सूट करते है उसको ज़रूर फॉलो करो, बट अच्छे से फॉलो करो और प्रैक्टिस एज मच एज न्यूमेरिकल्स पॉसिबल। तो और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री और एक चीज़, तुम्हारा जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब थोड़ा इंप्रूव करना, क्योंकि कोच करना थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए और एक्यूरेटली करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक एटलीस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत रिग्रेट होता है अगर तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा अप्रोच पूरा सही था बट कैलकुलेशन मिस्टेक के वजह से गलती हो गया, तो मेक श्योर वो हो ना हो, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन को थोड़ा इंप्रूव करना, अपना कैलकुलेशन स्पीड को, ताकि कैलकुलेशन का कोई मिस्टेक ना हो, ओके। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। So inorganic chemistry is mostly, it's a theoretical subject mostly and like biology, और इसके तरह बायोलॉजी की तरह इसका भी एनसीईआरटी इज द बाइबल, नो अदर थिंग, ओके। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे क्या है, जो बेसिक जो चैप्टर्स है जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल बॉन्डिंग, तुम्हें ये दोनों चैप्टर बेसिक फाउंडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ द थिंग, एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है, बट हर एक चीज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट हो वो इस लेवल में तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है, अगर जानने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बाकी सब्जेक्ट में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग तुम्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ जानने का टाइम नहीं है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चीज़ है उसको याद करने में आसानी हो, इसलिए जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग है, ये दोनों चैप्टर फॉर्म्स द बेसिक फाउंडेशन। तो ये दोनों चैप्टर्स के पीछे जो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना। ये दोनों चैप्टर्स को जब पढ़ाते हैं टीचर तो अच्छे से पढ़ाना, समझना, ये रट्टा मारने वाले चैप्टर नहीं है, ये समझने वाले चैप्टर है, और इसको अगर अच्छे से समझोगे तो बाद में जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो करने में आसानी होगा, या फिर वो याद करने में भी आसानी होगा। इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से करना है, ओके। अब ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ब्लॉक एलिमेंट्स फील्ड पे ये से तो जस्ट लाइक मतलब लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते, जो इनफैक्ट एनसीईआरटी में जो चार्ज दिया रहता है ऐसे एलिमेंट्स लिख के, मतलब एक ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स है वो लिख के एक चार्ज दिया रहता है ना, तो उसका जो वैल्यूज है हमेशा ऑर्डर नहीं लिखते, तो वैल्यूज से खुद से एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म करो, और वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म करके देखना कि उधर कहाँ एक शेप सेंस हो रहा है, क्योंकि वो लोग हमेशा वो एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। अगर कोई ऑर्डर में एक सेक्शन होता है तो सपोज साइज में या फिर डेंसिटी में या फिर और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब में अगर एक्सेप्शन आता है तो वो सब ज़रूरी आता है, क्योंकि उससे ही वो लोग एक्सेप्शन से ही पूछे, बट नॉर्मल ऑर्डर ऐसा नहीं देगा, ओके। इसलिए बायोलॉजी इधर भी जो जो वोलेटाइल चीज़ें जो तुम ज़्यादा भूल रहे हो उसको हाईलाइट करके रखना, ताकि कोई अलग सा रेड हाईलाइटर या ये से, ताकि जब बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ने में वो बहुत आसानी हो जाए कि ये मैं बार बार भूल जा रहा था, तो उसको उसके ऊपर ज़्यादा तुम स्ट्रेस दोगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद भी रह जाएगा। और प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस इग्नोर कर देते बिकॉज इट्स ए थियोरिकल, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, जो जो थियोरिकल चीज़ है वो अगर एक बार तुम क्वेश्चन में दिमाग लगा के कर लिए तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन इट विल, ये क्या करेगा, अल्टीमेटली तुम्हें रिविजन करने या फिर लॉन्ग टर्म याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये तो बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इंटर केमिस्ट्री सिलेबस, एंड इट्स अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तो उसको अच्छे से पढ़ना, इनका उसको अच्छे से विजुअलाइज करना, जो स्ट्रक्चर्स रहता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और जितना अच्छे से तुम विजुअलाइज करोगे उतना अच्छे से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो इसलिए। और उसका जो एप्लीकेशंस रहता है लास्ट में, तो वो भी अच्छे से देखना, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन आता है, तो
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज भी करना है। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री है, तुम्हें पता ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल समझ के फिर खुद का लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है कि कौन सा रिएजेंट के लिए क्या रिएक्शन होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ऐड होगा, ये सब नहीं। तो 11th में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर जीओसी ऐसे। एनसीईआरटी में तो जीओसी बोल के कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, तो मैं जीओसी के लिए सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब से या फिर जहाँ से भी पढ़ रहे हो उधर से जीओ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको अच्छे से समझना, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में उतना अच्छे से दिया नहीं है, तो वो अगर बाहर से पढ़ोगे तो बाकी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में आसानी हो गई। इसलिए जीओसी कोई दूसरा एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरा सोर्स से करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द क्लास 11, और 11th का एप्लीकेशन कब होगा, क्लास 12 में। जैसे कि डिफाइंड टाइप को जो जैसे एल्डिहाइड कीटोन, हेलो एल्केन, हैलोआइड, एल्कोहल, ये सब में अप्लाई होगा। और 11th इनमें हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ट्राई टू ये मेरा जनरल एडवाइस रहेगा कि अगर कोचिंग में अलग से कर रहा है तो ठीक है, बट अगर तुम खुद से कर रहे हो तो फिर ट्राई करना कि 11th तो सीक्वेंस के इन्हें कॉम्प्लीट सीक्वेंस करना, 11th खत्म करना, उसके बाद 12 के स्टार्ट में, 12 के लास्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको करना, ताकि क्या होगा तुम्हें, मतलब एक सीक्वेंस में करोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 11th का एंड में तुम जब बेसिक करते हो तो 12 का एंड में जाते जाते वो बेसिक्स तुम भूल जाते हो, तो फिर से 12 का चीज़ पूरा नया लगता है, फिर समझने में दिक्कत होता है। बट अगर एक सीक्वेंस में करोगे तो तुम्हें 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में और आसानी होगा, इसलिए यू कैन फॉलो दिस एडवाइस। तो जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको अच्छे से करना है। इनफैक्ट ये तो बोलूँगा कि एनसीईआरटी के बाहर से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना, ताकि जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो एनसीईआरटी नीट में शायद डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ जाए, बट उसका एप्लीकेशन तुम्हें बाद का जो चैप्टर्स है वो समझने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये सब एनसीईआरटी है, थोड़ा बाहर से भी पढ़ना। ओके, अब आता है डोंट स्किप द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो बॉक्स करके रिएक्शन मैकेनिज्म दिए रहते हैं, तो उसको हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ के खुद से प्रैक्टिस करके फिर ना देख के फिर से कॉपी में लिख के, मतलब वो तुम्हारा पूरा माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एनसीईआरटी का रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, और बहुत जो एग्जाम्पल्स दिया रहता है वो भी देखना, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिया रहता है वो डायरेक्टली एज इट इज़ आ जाता है क्वेश्चन में, तो मेक श्योर यू फॉलो दिस एग्जाम्पल्स केयरफुली। ओके, एंड नो नीड टू लर्न द, बहुत सारे जो लोग कोचिंग में पढ़ते हो पता ही होगा, जो जो बड़े बड़े कोचिंग्स रहते हैं कि उन लोग का मॉड्यूल्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रहता है, उसका मेकानिज्म, तो वो सब पढ़, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर 11th में पढ़ रहे हो ये तो कर सकते हो, बट तुम्हारा ड्रॉप ईयर है और टाइम कम है, तो ज़्यादा उस वो सब में मत जाना, क्योंकि उससे क्या होगा, अल्टीमेटली कॉन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो ज़्यादा यात्रा करना पड़ेगा। तो अगर एनसीईआरटी का चीज़ तुम याद रख के फिर वो सब पढ़ रहे हो तो ठीक है, बट ऐसा मत करना कि वो पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी का रिएक्शन मैकेनिज्म भूल जाओ। इसलिए मैं बोलूँगा जो कोचिंग का मॉड्यूल्स का रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो जो एक्स्ट्रा दिया रहता है उसको अवॉइड करना, इफ़ यू कांट, मतलब अगर एनसीईआरटी में दिक्कत हो। ओके, प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब पूरा ख़त्म हो जाए तो चेन रिएक्शन करना, जिसमें डिफरेंट चैप्टर पर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट एक के बाद एक अप्लाई करके क्या, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लास्ट में जब चेन रिएक्शंस करोगे डिफरेंट रिएजेंट फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो वो करते करते तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये मेरा एक सजेशन है, मेक चेन सॉल्व चेन रिएक्शंस। ओके, तो ये था खूब बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो अच्छे से करना है, इसमें कोई रट्टा मट्टी का ज़रूरत नहीं, बट तुम्हें समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी तुम अप्लाई कर पाओगे उस। तो और जो लास्ट का चैप्टर्स रहता है 11th तक 12th केमिस्ट्री में, जैसे कि पॉलीमर केमिस्ट्री ने, पीरियड लाइफ, बायोमोलिक्यूल, ये सब चैप्टर्स में और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो ये सब चैप्टर्स हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये 4 चैप्टर्स को कभी स्किप मत करना, क्योंकि ये छोटा छोटा चैप्टर्स है, लेकिन अगर एनसीईआरटी से इस सब के पढ़ लोगे तो ज़रूर एक क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। तो इसको बाहर का मतलब कोई भी सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में जितना दिया है वो ही अच्छे से पढ़ो। और पॉलीमर्स की ड्रग्स ये सब थोड़ा नेमोनिक्स
बट याद रखना ताकि थोड़ा रिमेंबर करने में आसानी हो जाए। तो मेक श्योर यू मेक सम मेमोरीज, और बट ज़रूर पढ़ो, क्योंकि अगर ये 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम आएगा, और तुम्हारा 16 मार्क्स कॉन्फर्म हो जाएगा अगर तुम एनसीईआरटी से ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए। तो ये चैप्टर स्किप मत करना। बहुत सारे लोग स्किप कर देते लास्ट में। If you found this video helpful, then do subscribe to my channel and share this video among at least 2 friends of you, so that I can get the motivated to make more such video। तो ऐसे ही और ज़्यादा हेल्पफुल स्ट्रेटेजिक वीडियोज आते रहेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के। या फिर अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन दैट क्या नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक में होने वाला है, so that I also get the idea and able to solve your problem। So that's all from my side। So this is Takujyoti, hoping meet you in the next video। Thank you।